हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अब हम फाइनेंशियल डिसीजंस के डिविडेंड डिसीजंस लेने जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन? कंपनी के पास प्रॉफिट होता है, उसमें से कंपनी ये डिसाइड करती है कि आउट ऑफ दीज प्रॉफिट्स कितना पैसा मुझे अपनी कंपनी में वापस बचा के रखना है और कितना शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट है, शेयर होल्डर्स हमारे ओनर्स हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो उनको डिविडेंड देना जरूरी होता है। उन्होंने कंपनी में ये रिस्की कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, लेकिन सारा प्रॉफिट कभी भी कंपनी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। इन डिसीजंस में कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसे क्या कंपनी में कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। तो उसमें से कितना कंपनी को एज ए रिटेन्ड अर्निंग्स रखना है आउट ऑफ प्रॉफिट्स और कितना एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांट देना। तो यही हमारे डिविडेंड डिसीजंस होते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सिंपल, अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स ज्यादा हैं तो वो ज्यादा डिविडेंड देगी, अगर कंपनी की अर्निंग्स कम है तो वो कम डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। यहाँ तो था हम सिंपल पॉइंट ले रहे हैं अर्निंग, अगर अर्निंग ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड और कम है तो कम डिविडेंड, ये तो बिल्कुल सिंपल बात होती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कि कंपनी की अर्निंग स्टेबल है या फ्लक्चुएटिंग है। कभी कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं और कभी एकदम कम हो रही हैं। तो अगर ये अर्निंग्स फ्लक्चुएटिंग है तो कंपनी कम डिविडेंड देगी। लेकिन अगर ये अर्निंग स्टेबल है, रेगुलरली इट इज नियर अबाउट 12%, 15%, एक सेम उस पे रह रही है ट्रेंड में, तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी, बिकॉज कंपनी इज श्योर अबाउट द अर्निंग्स। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी का जो कैश इनफ्लो है वो स्मूथ है या वो कंडीशन टाइट है। अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन एकदम स्मूथ है, मतलब कंपनी में कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफिशिएंट फाइनेंसेस अवेलेबल इन द कैश इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी। लेकिन अगर कंपनी में कैश की प्रॉब्लम बनी रहती है, वहां पे शॉर्टेज रहती है, इन दैट केस प्रॉफिट में से कंपनी क्या प्रेफर करती है कि ज्यादा से ज्यादा वो रिटेन्ड अर्निंग्स रख ले और कम डिविडेंड दे, ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टेज आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है? अगर कंपनी को लगता है कि वो फ्यूचर में उसे और ग्रो करना है, उसके पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पे वो कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा सकती है, तो कंपनी को उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए और पैसे की जरूरत होगी। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स में से रिटेन्ड अर्निंग्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लेती है। इन केस अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स रखेगी और कम डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को, ताकि अगर जब वो फ्यूचर में उसे ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए तो उसे अपने बिजनेस में से ही मिल जाए। तो अगर ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो कंपनी कम डिविडेंड देगी, और अगर ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी, क्योंकि ग्रो करने के लिए जो कंपनी को पैसा चाहिए वो अपना रिटेन्ड अर्निंग से लेना प्रेफर करेगी। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। जनरली all the companies, either they are having less earning or they are having more earnings. हर कंपनी एक यही अपनी पॉलिसी रखती है that dividend will be given with the stable rate. वो अपनी एक स्टेबल रेट को अडॉप्ट कर लेती हैं कि हम इतना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स के पास जाता है तो कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो generally all the companies, to gain the confidence of investors, they prefer the policy of giving a stable rate of dividend. Okay, next is preference of shareholders. देखो अब ये preference of shareholders क्या है? यहाँ पे हम ये देखेंगे कि शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के, वो किस टाइप के हैं, वो पुअर हैं या रिच हैं, वो यंग हैं या ओल्ड हैं। हम उसमें से ये देख लेंगे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स कौन से हैं।
क्योंकि जो यंग होते हैं, यंग के पास आज अर्निंग है, वो आज नहीं परवाह करेंगे कि हमारे को कितना डिविडेंड मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा। लेकिन जो ओल्ड पर्सन्स है, उनकी इनकम इस वक्त नहीं है, उनको कहाँ से इनकम आएगी? उनको इससे डिविडेंड से इनकम आएगी। तो जो यंग है, उनको आज की इनकम की परवाह नहीं है, उन्हें फ्यूचर की इनकम की परवाह है। और जो ओल्ड पीपल हैं या पुअर पीपल हैं, उनको अपना आज भी सिक्योर करना है। तो वो क्या करते हैं? अगर हमारे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ओल्ड हैं या पुअर कैटेगरी के हैं, तो कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं रख सकती। कंपनी को आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देना होगा। ओके, लेकिन अगर कंपनी में मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स दे आर यंग और दे आर रिच, इन दैट केस कंपनी विल हैव मोर रिटेन्ड अर्निंग्स और उनको वो कम डिविडेंड देगी। क्योंकि जो यंग शेयर होल्डर्स हैं या रिच शेयर होल्डर्स हैं, उनको मालूम है कि अगर आज कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग्स रख ली अपने पास, तो यही रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी को फ्यूचर में और सक्सेसफुल करेंगी। और जब ये और सक्सेसफुल करेंगी तो फ्यूचर में उनको और ज्यादा पैसा मिलेगा इन्वेस्टर्स को। तो इसलिए यंग और रिच ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा इस कैटेगरी को कि आज वो कितना डिविडेंड दे रहे हैं। तो अगर ये मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स यंग और रिच हैं, तो कंपनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स रखेगी, कम डिविडेंड देगी। लेकिन अगर हमारा मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स they belong to poor families, they belong to old families, in that case company will like to give more dividend and they will have less retained earnings. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। अगर कंपनी की टैक्स रेट्स हाई हैं, तो कंपनी कम डिविडेंड देगी। क्यों कम डिविडेंड देगी? बिकॉज एक रूल है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले कंपनी को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। कंपनी पे द टैक्स ऑन द डिविडेंड दैट इट गिव्स टू द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए कंपनी कम डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को। और अगर यही टैक्स रेट कम है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी। ऑपोजिट इसका रिलेशन है, अगर टैक्स रेट ज्यादा तो कम डिविडेंड, अगर टैक्स रेट कम तो ज्यादा डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को कंपनी, बिकॉज कंपनी पे द टैक्सेस on the amount of dividend that it distribute as a dividend to the shareholders. Next है हमारा access to the capital market. अगर कंपनी के लिए कैपिटल मार्केट से फंड्स को रेज करना बहुत इजी है, without many formalities, without much problem, the company can raise the funds from the capital market. Easily shares issue कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स कम रखेगी, क्योंकि उसे पता है कि जब भी पैसा चाहिए मैं कैपिटल मार्केट से इजीली रेज कर लूं। लेकिन अगर यही रीच कैपिटल मार्केट के लिए कंपनी की मुश्किल है, तो कंपनी क्या करेगी? ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स रखेगी, क्योंकि उसे पता है कि कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। तो अगर ये एक्सेस इजी है तो कंपनी कम रिटेन्ड अर्निंग्स रखेगी और ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लेकिन अगर ये डिफिकल्ट है कंपनी को कैपिटल मार्केट से फंड रेज करना, तो कंपनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स रखेगी और कम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देगी। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रेस्ट्रिक्शंस। ये लीगल रेस्ट्रिक्शंस दो तरह की होती है। एक तो कंपनीज एक्ट है, जिसने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस डाली हुई है कंपनी पे व्हेन दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। और कुछ कंपनी कई बार अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपनी इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस भी बना लेती है। तो ये भी डिपेंड करेंगे, ये पॉइंट भी डिसाइड करेगा कि कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है। What is decided? What are the rules and regulations that are given by the Companies Act? And what are the internal provisions that are set by the company? इन legal restrictions के हिसाब से कंपनी अपना डिविडेंड डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। कई बार कंपनी किसी से लोन लेती है और वो बहुत बड़े अमाउंट का लोन है, तो ये जो हमारे आउटसाइडर्स हैं, जो लोन प्रोवाइडर्स हैं, ये कंपनी की डिविडेंड देने की एक एबिलिटी नहीं कहना चाहिए, डिविडेंड देने के रेट्स के ऊपर एक कई बार कंस्ट्रेंट लगा देती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि जब तक आप हमारा लोन पूरा नहीं दे देंगे आप बस इतनी % डिविडेंड दे सकते हो। सो समटाइम्स सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स आर देयर, और जिसके हिसाब से कंपनी को डिविडेंड देना होगा। ठीक है, जो लोन प्रोवाइडर्स है समटाइम दे पुट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, सो अकॉर्डिंग टू दोज रिस्ट्रिक्शन द डिविडेंड विल बी गिवन। लास्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होता है? जनरली रिएक्शन जो स्टॉक मार्केट का है वो ये है, जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं,
जब भी एक कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उसके जो शेयर्स का रेट है वो ऊपर हो जाता है, द प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेस। और जब कम डिविडेंड पे किया जाता है तो प्राइस उसका कम अफेक्टेड होता है उससे, ठीक। और अगर नहीं देंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ डाउनफॉल इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे डिविडेंड देने से पहले कंपनी सबसे पहले ये देखेगी व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट का रिएक्शन उसे पॉजिटिव आ रहा है, उससे उसका प्राइस ऊपर जा रहा है उसका हाई डिविडेंड देने से, तो डेफिनेटली मोर डिविडेंड विल बी गिवन। सो द कंपनी विल सी द स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगर पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं डिविडेंड देने से, देन कंपनी विल लाइक टू गिव मोर डिविडेंड और अदरवाइज लेस डिविडेंड। तो ये जो अब हमारा आज जो हमने वीडियो किया, इस वीडियो में हमने डिविडेंड डिसीजंस कर लिए और प्रीवियस वीडियोस में हमने ये दोनों कवर कर लिए थे। ये हमारे 3 फाइनेंशियल डिसीजंस हो गए। फाइनेंशियल में 3 थे, वन इज फाइनेंसिंग, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में हमने किया था फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और थर्ड हमने आज किया डिविडेंड डिसीजंस। सो आज हमारे ये फाइनेंशियल डिसीजंस इसमें इस वीडियो के हिसाब से खत्म हो गए हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। कीप वॉचिंग, थैंक्स यू।